दोस्तों बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की बिजनेस मैनेजमेंट की ये क्लास उनके लिए रामबाण का काम करेगी जो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि लास्ट टाइम बचा है, अब बिजनेस मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ लें, भाई साहब कैसे कंप्लीट होगा। आज की ये जो क्लास है अपने आप में एक संपूर्ण कंप्लीट क्लास का काम करेगी। मात्र एक क्लास में संपूर्ण बिजनेस मैनेजमेंट हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लिखित और एमसीक्यू दोनों टाइप के विद्यार्थियों के लिए ये जो हमने क्लास है उसको हमने डिज़ाइन किया है, बहुत तगड़े अंदाज में डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम आपको बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस दिखा देते हैं, उसके बाद अपने वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। भाई साहब यूनिट वाइज हमने सिलेबस को पूरा कवर किया है, 4 यूनिट टोटल हमने इसमें कंप्लीट की हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें ये 4 यूनिट आपको शायद देखने को ना मिले, लेकिन ये टॉपिक्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे, 101% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सिलेबस अपना मैच अगर करना चाहें तो कर ले, बाकी विश्वास रखो अपने इस भाई पर। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, जिस विश्वास के साथ आप में ये क्लास देखेंगे, भाई साहब हम दावा करते हैं कि आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे, भैया डिगने नहीं देंगे विश्वास को। ठीक है, चलेंगे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार सदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, भाई साहब उसी के क्रम में आज की क्लास रहेगी। चलेंगे, अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में बताना क्या सच में पूरे यूट्यूब पर दमदार क्लास है या नहीं है। चलेंगे, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। राधे राधे। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, वेदों में प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट इन वेदास, इसका क्या मतलब है। पहले 1 से 2 पॉइंट के साथ इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। सुनिएगा, पहली बात आपको याद रखना है भाई साहब कि जो वेदों में प्रबंधन है, मतलब वेदों में जिस प्रबंधन या मैनेजमेंट का जिक्र है उसको कहते हैं वैदिक मैनेजमेंट या फिर वैदिक प्रबंधन। समझे बात कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज को हम क्लियर करते हैं कि भाई साहब ये केवल लक्ष्य केंद्रित नहीं था, है ना। ऐसा नहीं केवल लक्ष्य की तरफ बढ़ना ही आपका जो वैदिक मैनेजमेंट है उसमें ये चीजें हों, नहीं भाई साहब, इसमें इसके साथ साथ नैतिकता का भी उसमें खूब ध्यान रखा गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तीसरा जो पॉइंट हम याद रखेंगे कि इनने सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई साहब जो चीजें हैं वो परंपरागत चलती जाएं, ऐसा नहीं कि एक ही पीढ़ी जो है वो चीजों को नष्ट कर ले। अब सुन लो एक्सप्लेनेशन के साथ, जिनका एमसीक्यू एग्जाम है भाई साहब पॉइंट वाइज चीजों को नोट करते चलना, और जिनका लिखित एग्जाम है भाई साहब पूरा निचोड़ के हम रख देंगे, है ना, चाहे कैसा भी एग्जाम आपका क्यों ना हो। ठीक है, अब सुन लो। देखिए, प्राचीन भारत में मैनेजमेंट जो है पूरी तरीके से सिस्टमैटिक था, है ना, और इस चीज को ध्यान रखना कि भाई साहब जो काम है सबसे पहले उसका प्लान बनाया जाता था। ठीक है, और सही व्यक्ति को वो काम जो है वो दिया जाता था। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो अब यहां से एक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट जो है पहले से ही पूरे तरीके से सिस्टमैटिक भी था और काम जो है मेरे भाई प्लान्ड होता था, है ना। अच्छा, काम जो सही व्यक्ति को भी देते थे और अंत में जो परिणाम है उसको चेक करते थे। और आज का मेरे भाई जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो इसी का एडवांस रूप है। किसका एडवांस रूप है? जो वैदिक मैनेजमेंट था उसकी हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। बहुत बढ़िया। अब पॉइंट बाय जो है वो हम चीजों को क्लियर कर रहे हैं। सुनिए, देखिए प्लानिंग पहले से जो है वो तय की जाती है। पहले से प्लानिंग तय करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको झांसी जाना है कल सुबह, ठीक है, कल सुबह झांसी जाना है और अगर आप कानपुर में रहते हैं तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? आप पहले से बैग पैक करेंगे, है ना, योजना बनाएंगे कि कौन सी ट्रेन हम पकड़ें, है ना, कितने बजे कब पहुंचे। सब चीज़ों की जो प्लानिंग है वो पहले से तय होती है मेरे भाई। अच्छा, लीडरशिप जो है वो स्पष्ट होती है। अगर मेरी टीम जा रही है साथ में, जैसे 7-8 लोग साथ में जा रहे हैं, तो 7-8 लोग में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उस पूरी टीम को हो सकता है गाइड करे। ठीक है, तो लीडरशिप जो है वो पहले से स्पष्ट थी कि भाई आप सबको, है ना, इनकी बात माननी है और इनके नेतृत्व में आपको काम करना है। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, डिसिप्लिन सख्त। जैसे भैया झांसी से अगर आप कानपुर जा रहे हैं और आपकी टीम बहुत ज़्यादा साथ में है, मतलब 7-8 लोग साथ में है, और अगर आप सब लोग अनुशासन से नहीं जाएंगे, डिसिप्लिन से नहीं जाएंगे, हो सकता है किसी का मोबाइल स्टेशन पर चोरी हो जाए, है ना, किसी कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए डिसिप्लिन जो है उस टाइम भी सख्त था कि भाई साहब जिस व्यक्ति को जो काम दिया गया कि अगर यज्ञ भी वहां पे हो रहा है तो भाई किसी से बोला गया कि आपको लकड़ियां इकट्ठी करनी है ना, आपको अग्नि का प्रबंध करना है, आपको समुदाय इकट्ठी करनी है, जो मतलब चीजें जिसको दी गई थी कि आपको वेद मंत्र बोलना है, तो सब भैया चीजें वही करेगा। वो डिसिप्लिन जो है बिल्कुल सख्त था, सख्ती के साथ चीजें होती थी, है ना। कोऑर्डिनेशन जो है उनका मजबूत था, मतलब जो आपस में जो टीम थी वो भी एक दूसरे के साथ क्या करते थे भैया, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार उनका था, सब चीजों को बढ़िया करते थे। देखिए, जैसे गांव में भी अगर देखें तो बड़े भंडारे में मेरे भाई खाना पानी, है ना, भीड़, सब सफाई, सबकी ये जो जिम्मेदारी है वो सबकी अलग अलग लोगों को दी जाती है। इस जिम्मेदारी से क्या होता है भाई साहब, चीजें जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाती है, किसी को कोई पता भी नहीं चलता कि कब चीजें हो गई, तभी जो है हजारों लोग आराम से संभलते थे। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल और हम आपको बता रहे हैं, जैसे कोई किसी स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, सुनना भाई, है ना, परीक्षा चल रही है। अब बताओ परीक्षा में वही सब जगह अगर ड्यूटी करने लगेंगे तो बताओ चीजें हो पाएंगी क्या, है ना। अब कौन अरेंज करेगा कि भाई किस कक्षा में किसकी ड्यूटी डालनी है ना, क्या मतलब जो और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट है वो कैसे होगा, फिर बताओ नहीं हो पाएगा ना। तो इन सब की जो है वो प्लानिंग की जाती है और सबको अलग अलग जो है कार्य
सौंपा जाता है। मतलब अब दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट, भाई साहब मैनेजमेंट क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी नेचर या फिर प्रकृति उसकी क्या है, इंपॉर्टेंस यानी कि उसका महत्व क्या है मेरे भाई, है ना। हर चीज को हम तोड़ के रख रहे हैं। सुनिएगा, देखिए मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई जो लोग हैं और संसाधन हैं उनका सही तरीके से उपयोग कर लो, सही तरीके से यूज कर लो, और जो हमने टारगेट हमें अचीव करना है तो उस टारगेट को हम अचीव करने में सारे संसाधन, सारे लोगों को हम लगा दें और वो टारगेट हम अचीव कर जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना। देखिए देसी अंदाज में हम आपको पढ़ा रहे, पूरा बस फोकस बनाए रखना, चीजें क्लियर होंगी। सुनिएगा, यह सिर्फ काम करवाना नहीं होता है, बल्कि मेरे भाई सही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का मिक्सचर है। ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म आपको बता रहे हैं इन टर्म्स को बेहद याद रखिएगा। भाई साहब सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है प्लानिंग, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज होती है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरी डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना बनाना। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक संगठन बनाना, ठीक है, लोगों को संगठित करना और उनको वर्क ऑफ डिवाइडेशन करना, मतलब उनके काम को बांट देना, ठीक है। अब जब वर्क ऑफ डिवाइडेशन हो गया, काम को बांट दिया, तब आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट करेंगे, है ना। वो सबको बताएंगे कि भाई आपका काम कौन सा है, आपका काम कौन सा है। आप उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे और भाई साहब उनमें देखते भी जाएंगे कि भाई कोई दिक्कत हो रही तो कब इंप्रूव करना है। कंट्रोलिंग की भी जब जरूरत पड़ेगी तो आप कंट्रोलिंग करेंगे। तो उन्हें सबका जो मिक्सचर होता है वो होता है भाई साहब मैनेजमेंट। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बेस्ड, वो पूछ लेगी क्या बताओ ये कंटिन्यू प्रोसेस है या फिर लगातार चलने वाली ये प्रक्रिया नहीं है, तो आप कहना मेरे भाई मैनेजमेंट जो है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई 1-2 घंटे वाली चीज नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहां पे हम समझ लेंगे। देखिए यदि यही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का जो आधार है वो मेरे भाई देखें अगर, तो रोज या बेहतरीन तरीके से प्लानिंग के साथ अगर काम वहां पे होता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, सब चीज बेहतरीन तरीके से होती है, तो वो नित्य नए शिखर पर पहुंचेगी वो कंपनी, है ना। चलिए कुछ पॉइंट्स के साथ हम चीजों को क्लियर कर लेते हैं। देखिए गोल ओरिएंटेड जो है हमारा मैनेजमेंट होता है, मतलब लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखा जाता है। सही प्लानिंग, भाई साहब ध्यान रखिए बात, सही प्लानिंग और सही तरीके से ऑर्गेनाइजिंग, सही तरीके से डायरेक्टिंग, सही तरीके से मॉनिटरिंग और सही तरीके से कंट्रोलिंग करने के बाद जो है हम प्राप्त करते हैं क्या, आपने कहा मेरे भाई लक्ष्य प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो एमसीक्यू में 101% देखने को मिलेंगे, है ना। इस वीडियो को कंप्लीट देखने वाला हर बच्चा, हर विद्यार्थी, हर मेरे भाई बहन अगर कोई फेल हो जाए तो आप मुझे बता देना। भाई साहब ये अकेली वीडियो ऐसी है पूरे YouTube पे जो आपको 100% सफलता की गारंटी देने का वादा करती है मेरे भाई। खुला बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ दुखी छुपी बात बोल रहा हूं या बातों मुंह में जो शब्द है उनको चिपका के बोल रहा हूं, है ना। आप सुन रहे सब, बस बेहतरीन तरीके से एक कंडीशन रहेगी कि फोकस के साथ वीडियो को अंत तक देखते जाना। सुनिए भाई, देखिए गोल ओरिएंटेड जो है हमारा मैनेजमेंट होता है कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार चलने वाली प्रोसेस है, मैंने अभी आपको बताया था। तीसरी चीज है मेरे भाई कि ग्रुप एक्टिविटी, यानी इसमें जो टीम वर्क है वो शामिल होता है, ठीक है। टीम वर्क जो है वो शामिल होता है, बाकी डायनामिक है। ऐसा नहीं कि भाई जो हमने प्लान बना दिया, योजना जैसी बना दी तो बस वैसे ही चलेगी, नहीं नहीं नहीं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप झांसी से कानपुर जा रहे हैं, ठीक है, आप जिस ट्रेन से जाने वाले थे हो सकता है कि वो ट्रेन ही कैंसिल हो जाए, तब आप बताओ क्या करेंगे। आप जैसा रूटीन आपने बनाया था कि भाई आपको 7 बजे निकलना है तो आप निकलेंगे, है ना। 8 बजे आपको वहां पहुंचना था, कहां पहुंचना था, कानपुर सेंट्रल आपको पहुंचना, माफ करना वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सेंटर आपको पहुंचना था, रेलवे स्टेशन। तो आप हमें ये बता दो कि आप बताओ पहुंचेंगे फिर 8 बजे? नहीं पहुंचेंगे ना, क्योंकि आपकी ट्रेन तो हो सकता है 12 बजे आ गई, है ना, 4 घंटे वो लेट हो गई, तब फिर आप उस हिसाब से निकलेंगे। तो ये जो है वो डायनेमिक होता है, परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला जो है हमारा मैनेजमेंट होता है। हर चीजों को ध्यान रखा जाता है, चाहे कंपनी की बात हो, भाई साहब रॉ मटेरियल की कमी पड़ गई तो उस टाइम जो है जैसी परिस्थिति बनेगी उसके अकॉर्डिंग जो है मैनेजमेंट को चेंज किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो यहां हमने 4 पॉइंट बढ़िया तरीके से कंप्लीट किए। पहला तो ये कंप्लीट किया कि गोल ओरिएंटेड है, मतलब लक्ष्य की ओर उन्मुख करने वाला या लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हम काम करते हैं वो करने वाली जो चीज है वो है मेरा मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा हमने समझा कि लगातार चलने वाली प्रोसेस है, रुकने वाली चीजें नहीं है यहाँ पे, है ना। और तीसरा जो पॉइंट हमने समझा मेरे भाई कि इसमें ग्रुप के साथ काम किया जाता है, टीम वर्क की यहाँ पे बात होती है। और नेक्स्ट है आपका डायनेमिक है, परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। चलेंगे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक कोई कोचिंग सेंटर है, उसको सब चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, प्रॉपर टीचर्स अरेंज करने पड़ेंगे, टाइमिंग अरेंज करनी पड़ेगी, फीस, रिजल्ट, सब कुछ उसको मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाकर के स्टूडेंट का बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा ध्यान रखेंगे जो मैनेजमेंट है भाई साहब वो सक्सेस की बैकबोन होती है, ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट क्या है? आपने कहा सक्सेस की बैकबोन। अगर पूछ ले एमसीक्यू में तो बता देना।
बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जो लिखित वाले भी हैं उनकी एक एक चीज़ हम उनके माइंड में फिट कर देंगे, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी टॉपिक हैं, हम आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पढ़ा नहीं है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस वीडियो को देखना, सब कुछ हम आपको पढ़ा देंगे, सब चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी। सुनिएगा, देखिए मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि भाई मैनेजमेंट प्रोसेस है, मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है आप बता दो। देखिए मैनेजमेंट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि केवल एक साथ होने वाली प्रक्रिया, नहीं नहीं नहीं, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस होती है। जैसे पहले काम को प्लान किया जाता है कि भाई कोई काम कर रहे हैं, उससे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है और बाद में उसको गाइड किया जाता है लोगों को। जब हम डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे और अंत में जो है अगर चीज़ें हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो उनको इंप्रूव करने के साथ साथ हम कंट्रोल भी करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये चारों फंक्शन जो है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन कौन? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग और कंट्रोलिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जरा पॉइंट के साथ हम समझ लेते हैं। देखिए प्लानिंग क्या होती है कि हमें करना क्या है एक्चुअल में, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है कि भाई कैसे करना है, और डायरेक्टिंग होती है कि लोगों से करवाना कैसे है। ध्यान रखिएगा, लोगों को बताना, मॉनिटरिंग करना। बाद में है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मैं भी आपको बताया कि भाई चेक करना और इसमें दिक्कत क्या हो रही, और बाद में अगर कोई समझ में चीज़ें आ रही कि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो उसको इंप्रूव करना। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को भी हम तोड़ के रखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे वो उस क्वेश्चन से आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप वाकिफ हो जाएंगे। दुकान खोलना, भाई साहब कोई व्यक्ति दुकान खोलता है तो वो प्लान करता है। क्या प्लान करेगा कि भाई सामान कहाँ रखना है, स्टाफ को समझाना है कि भाई कैसे चीज़ें हम सेल करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। किसी एक स्टेप की कमी भैया पूरा सिस्टम आपका वीक कर देगी। तो क्या करेंगे आप, सारे जितने भी प्लान है ना, मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस हैं सबको आपको कवर करना पड़ेगा। चलेंगे बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पे, मैनेजरियल रोल। जो आपके मिंट्सबर्ग साहब हैं उनके मैनेजरियल रोल की यहाँ पे बात होगी। देखिए पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि मैनेजर जो है सिर्फ आदेश देने वाला नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि केवल मैनेजर आदेश ही देगा, भाई साहब नहीं, बल्कि एक साथ उसको कई रोल निभाने पड़ते हैं। कितने रोल? बहुत सारे रोल निभाने पड़ते हैं। देखिए उसे लोगों से रिलेशन भी रखना होता है, इंफॉर्मेशन भी हैंडल करनी होती है, और सही समय पर मेरे भाई डिसीजन भी लेना होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलेंगे अब जरा यहाँ पॉइंट के साथ समझ लेते हैं कि जो कितने पॉइंट इनने बताए हैं, कितने मिंट्सबर्ग साहब ने। तो मिंट्सबर्ग साहब ने मैनेजरियल रोल के 3 जो है वो भूमिका इनने बताई है। पहली चीज़ बताई इनने, इंटरपर्सनल रोल उसका होता है, दूसरा इन्फॉर्मेशनल रोल होता है, तीसरा डिसीजनल रोल होता है, ठीक है। चौथा इनने मतलब लिख दिया हमने कि मल्टी रोल पर्सनालिटी उसकी होती है, ठीक है। तो ये बताया नहीं, बताया इनने केवल 3 है। अब 3 समझ लो। देखिए इंटरपर्सनल रोल में क्या होता है, लोगों से इसको संबंध रखना होता है, जिसमें फिगर हेड है ना, लीडर भी बनता है, लाइसन भी बनता है, संपर्क अधिकारी बनता है, मतलब लोगों और उनके कर्तव्यों से संबंधित आपका ये इंटरपर्सनल रोल होगा। अच्छा दूसरे की बात करेंगे, इंफॉर्मेशनल रोल, मतलब जानकारी देना और लेना। अब आप कहेंगे सर कैसी? देखिए पहली बात तो वो मॉनिटर होता है, मतलब निगरानी करने वाला होता है। दूसरे की बात अगर करें हम तो वो डिसमिनेटर होता है। क्या होता है? डिसेमिनेटर होता है, मतलब प्रसारक होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात बता दी? देखिए ये जो दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशनल रोल की बात कर रहे हैं, समझते चलना, कोई हौच पौच करने वाली बात नहीं है। पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया, मॉनिटर होता है। मॉनिटर मतलब निगरानी करता, मतलब संगठन के बाहर अंदर की जो जानकारी है ना, उसको खबरों को एकत्र करना, ठीक है। और दूसरा होता है आपका क्या, दूसरा इसमें होता है डिसेमिनेटर। अब आप कहेंगे सर डिसेमिनेटर क्या हुआ? मेरे भाई प्रसारक होता है। क्या होता है? प्रसारक मेरे भाई होता है। बहुत बढ़िया। प्रसारक का काम होता है कि जानकारी को एकत्र जो हमने किया है उसको संगठन के सदस्यों तक पहुंचा दिया जाए। तीसरे की हम बात करेंगे, तीसरा जो इसमें पॉइंट रहता है वो रहता है स्पोक पर्सन। आप कहेंगे ये क्या है? आपने कहा मेरे भाई स्पोक पर्सन मतलब प्रवक्ता, संगठन के बाहर के लोगों को भैया कंपनी की जानकारी देने का काम करता है। तो ये सूचना बेस्ड टोटल रहेगा। मैंने आपको बहुत जानकारी दी है, डीप में हम एक्चुअल चले गए थे, है ना, डीप में चले गए थे। बहुत बढ़िया। चलेंगे तो इन्फॉर्मेशनल रोल के बारे में आपको चीजें पता चल गई। मिंट्सबर्ग साहब ने जो रोल बताए थे, लास्ट आपका बचा है डिसीजनल रोल। क्या बचा है आपका? डिसीजनल रोल। इसको जरा हम समझ लेते हैं। देखिए डिसीजनल रोल क्या होता है भाई साहब? निर्णय लेना, है ना, निर्णय लेना, मतलब कंपनी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, कब किस टाइम पे हमें कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सी रिस्क हमें हैंडल करनी है, सब चीजें रहती हैं। तो इसमें वो एक एंटरप्रेन्योर का भी रोल निभाता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस हैंडलर भी करता है, मतलब हड़ताल हो गई, संघर्ष कोई व्यक्ति कर रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, सबको वो हैंडल करेगा, ठीक है। रिसोर्स एलोकेटर होता है, मतलब जितने भी संसाधन हैं उनको बढ़िया तरीके से आवंटित करता है। और इसमें चौथा पॉइंट रहता है कौन सा? मैंने 4 बताए थे ना, चौथा रहता है इसमें नेगोशिएटर, मतलब अन्य संगठनों के साथ वो समझौते भी करता है, तो नेगोशिएटर की भी भूमिका निभाता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो बहुत बढ़िया तरीके से जो मैंने बोला है उसको अगर आप लिखते चले गए होंगे तो मुझे लगता है कि एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं लिख पाया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को बैक कर लो और मेरी बात फिर से सुन लेना, एक एक बात समझ में आएगी, बस फोकस के साथ देखना।
देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि भाई फैक्ट्री मैनेजर जो है वो वर्कर से बात करता है, रिपोर्ट चेक करता है और प्रोडक्शन बढ़ाने का जो है वो डिसीजन लेता है। तो ये सब कौन करेगा? आपने कहा मैनेजर करेगा मेरे भाई। मैनेजर के जितने भी मैनेजरियल रोल हैं उसमें केवल ऐसा नहीं है, आपने समझा होगा कि वो केवल तानाशाह है, नहीं 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 भाई, उसको बहुत सारे जो काम है, बहुत सारे रोल जो हैं वो निभाने पड़ते हैं। सीधा सीधा मैं कहूँ तो उसको बहुत सारे रूप बदलने पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए देखिए जो मैनेजर है भाई साहब, वन मैन मैनी रोल्स, इसको हम कह सकते हैं कि एक आदमी है लेकिन उसके रोल बहुत होते हैं। बात कर रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब लाइक करने के लिए वीडियो को नहीं कहा है अभी तक, है ना। ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो। अगर नहीं पसंद आती है तब हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। अच्छा, एक और बात बताना चाहेंगे, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैराथन क्लास चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, सबकी मैराथन क्लास हम बहुत जल्द डालने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप किन किन सब्जेक्ट की मैराथन चाहते हैं आप एक बार कमेंट जरूर कर देना। अच्छा, एक और बात हम आपको बताएंगे, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन को फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए इससे पहले की क्लासेस में हमने क्या किया, बिजनेस मैनेजमेंट को यूनिट वाइज पढ़ाया है, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट है ना, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, सबको हम पढ़ा चुके हैं, पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बाकी आप सीधे डायरेक्ट चैनल पर जाकर के भी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। चलेंगे अब 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट जो है भाई साहब, इसको आपको बताना है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रबंधन के कार्य क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्रबंधन के कार्य क्षेत्र। पहले हम 1 से 2 बातें आपको बताएंगे, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सुन लो पहले भाई साहब, इसका मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर उन स्पेसिफिक विभागों, उन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि विशिष्ट, है ना, जो विशिष्ट विभाग हैं, उन विभागों या विशेषज्ञता के जो क्षेत्र हैं, जो कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई अलग अलग कार्यों का प्रबंधन करते हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए किसी भी बिजनेस में अलग अलग काम होते हैं, सिंपल सी बात आप समझो, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो हो सकता है कि आपको एक डेफिनेशन के रूप में आप इसको लें, लेकिन अब आप बिल्कुल अच्छे से समझो, ईमानदारी से, देसी भाषा में। देखिए किसी भी बिजनेस में अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, जिन्हें अलग डिपार्टमेंट जो है वो संभालते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा देखिए, एक कंपनी है, उस कंपनी में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, है ना, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसके काम अलग संभाल रहे लोग, है ना, इसका अलग चल रहा है, इसका अलग चल रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस डिपार्टमेंट का मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, लेकिन सभी मिलकर के कंपनी को चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते हैं? तो इसी को कहते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। सीधा सिंपल अगर हम आपको अर्थ बताएं तो डिवीजन ऑफ वर्क है, मतलब कार्य का बंटवारा करना, और इससे क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ेगी, है ना, इफिशियंसी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। पॉइंट्स के साथ समझ लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन है भाई साहब, इसका काम होता है बनाना। मार्केटिंग, इसका काम होता है भाई जो बन गया है उसको बेचना। फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है कि पैसा को संभालना। HR मतलब लोगों को मैनेज करना, हायर करना। समझे कि नहीं समझे? तो ये सब जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सबका जो है वो स्पेसिफिक रोल होता है, लेकिन सब मिलकर के क्या करते हैं मेरे भाई? सब मिलकर के कंपनी चलाते हैं। जैसे दूध डेयरी है, ठीक है, मिल्क कलेक्ट किया, दूध को कलेक्ट किया, तो ये क्या हुआ? आपने कहा सर प्रोडक्शन हुआ, है ना। फिर उसको क्या किया? सेलिंग किया, है ना, इसका मतलब मार्केटिंग की गई। बाद में जो फाइनेंस है, कैश हैंडलिंग है, वो क्या है? आपने कहा सर फाइनेंस है। तो जितने डिपार्टमेंट है सबको संभाला जा रहा है, अलग अलग संभाला जा रहा है, लेकिन मेन क्या है? आपने कहा भाई मिल्क प्रोडक्ट की दूध डेयरी है कि नहीं? चलेंगे, मतलब सीधा सीधा कहने का यह है कि सभी विभाग मिलकर ही प्रॉफिट बनाते हैं, किसी एक विभाग से चीजें नहीं हो सकती। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। मतलब जो मैनेजमेंट का विचार है उसका विकास, उसके विकास के बारे में चीजें आपको बताना है कि पहले विकास कैसे हुआ, है ना, क्या चीजें पहले होती थी। सुनिएगा, देखिए मैनेजमेंट के आइडिया समय के साथ जो है इवॉल्व हुए, मतलब समय के साथ जो है उनमें परिवर्तन हुआ, समय के साथ चीजें जो है वो विकसित हुई हैं। पहले फोकस सिर्फ काम और इफिशियंसी पर था, ठीक है। पहले किस पर था भाई? काम करा लो, जी भर काम करा लो और बेहतरीन काम हो जाए, इन दोनों पर चीजों पर जो है पहले फोकस हुआ करता था। बाद में इंसान पर फोकस हुआ, है ना। अब सिचुएशन के अनुसार जो है अप्रोच अपनाई जाती है। ठीक, सिचुएशन के अनुसार क्या अपनाई जाती है? आपने कहा वो अप्रोच अपनाई जाएगी। क्लासिकल थ्योरी आई, है ना। क्लासिकल थ्योरी ने बताया कि भाई काम जरूरी है और काम भाई हमें एफिशिएंटली चाहिए, हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे चाहिए, है ना, बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमें यहाँ पे चाहिए। न्यू क्लासिकल थ्योरी आई, उसने ह्यूमन रिलेशन को समझा। उसने कहा ऐसा नहीं है भाई, है ना, आदमी जो है वो मशीन नहीं है। आदमी क्या है? उसके अंदर फीलिंग है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं,
ठीक है, तो फिर ये न्यू क्लासिकल थ्योरी आ गई। नेक्स्ट है मॉडर्न थ्योरी। अब मॉडर्न थ्योरी में क्या है भैया, सिस्टम को और कंटीजेंसी को, दोनों चीज़ों को मिला करके जो काम किया जाता है वो मॉडर्न मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। देखिए कंटिन्यूअस डेवलपमेंट यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, बाकी परेशान मत हो। क्लासिकल थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी हम आगे समझा रहे हैं, बचेगा कोई टॉपिक नहीं। इस मतलब धोखे में मत रहना कि कोई टॉपिक छोड़ देंगे। हम सारे टॉपिक्स को हम कवर करते चलेंगे। देखिए पहले वर्कर सिर्फ काम करवाते थे, है ना, अब उसे क्या करते हैं भैया, मोटिवेट भी करते हैं, उसको ट्रेन भी करते हैं। ठीक, पहले वर्कर को सिर्फ भैया कहा कि भाई काम कर लो, लो काम, है ना, काम करवाते जा रहे हैं। अब चाहे भैया वो मर जाए, कुछ हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं, है ना। हमने तो बस ये देखा कि उसको हमने 700 रुपये 800 रुपये दिन के दिए हैं, तो उसको पूरा जी भर के हम जोत लेते हैं बैल के जैसे। लेकिन आज के समय पे क्या है मेरे भाई, चीज़ें अब बदल गई हैं। उसको मोटिवेट करते हैं ताकि अंदर से काम करने की प्रेरणा उसको आती है, ट्रेंड भी उसको करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए मैनेजमेंट हमेशा अपग्रेड होता रहता है, पुरानी परंपरागत चीज़ें जो है वो नहीं चलती हैं, ध्यान रखिएगा। क्लासिकल अप्रोच क्या है इसको हम आपको बताते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। देखिए अगर आपको एक वीडियो में सब कंप्लीट मिल रहा है, पूरा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट मिल रहा है, तो इससे बेहतरीन क्या है। मेरे टाइम पे अगर ऐसी चीज़ें चलती होती ना, कसम से अब क्या ही बताऊं तुम्हें। चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। क्लासिकल अप्रोच को हम समझ रहे हैं। देखिए इस अप्रोच में काम को इफिशियंट तरीके से करने पर जोर दिया जाता था। किस पर जोर देते थे, काम को इफिशियंट तरीके से करने पर। रूल्स, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, इन सबका मेरे भाई बहुत महत्व था, है ना। और सबको चीज़ों, इन सबका ध्यान रखते हुए हम बस एक चीज़ पर फोकस करते थे कि भाई साहब जो आउटपुट जो है वो मैक्सिमम मिल जाए, है ना, आउटपुट जो है हमें वो मैक्सिमम मिल जाए। सीधी सिंपल बात ये थी। अब उसकी क्या फीलिंग्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है, परेशान हो गया, नहीं, हमने तो पैसे दिए, हम उससे काम कराएंगे। सिंपल इस थ्योरी को कहीं ना कहीं इस तरह हम रिलेट करेंगे। मतलब इसमें जो रूल थे वो भाई फिक्स थे, है ना, क्लियर जो है हायरार्की थी, इफिशिएंसी पर इनका फोकस था और स्टैंडर्ड वर्क इनका हुआ करता था। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए फैक्ट्री में क्या है, हर वर्कर का जो काम है वो फिक्स्ड था, है ना, काम फिक्स्ड और टाइमिंग भी फिक्स्ड कि भैया आपको 8 बजे आना है तो आना है ना। जाना कितने बजे है, रात को 7 बजे जाना है कि 8 बजे जाना है, वो चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन आना आपको फिक्स्ड 8 बजे है, मतलब 8 बजे ही आना है। काम आपको करना है तो करना ही है। तो ये जो थ्योरी है वो किस पर, मतलब किसको फॉलो कर रही है, आपने कहा क्लासिकल अप्रोच को फॉलो कर रही है। अच्छा दूसरे की बात करेंगे, न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या है। न्यू क्लासिकल अप्रोच की बात करेंगे मेरे भाई, इस अप्रोच में वर्कर को मशीन नहीं माना गया, है ना, भाई मशीन नहीं है, वो इंसान है ना, वो इंसान है तो उसकी फीलिंग्स भी है। उसको मोटिवेट करो, आप अगर मोटिवेट करेंगे उसको, अंदर से प्रेरणा होगी ना काम करने की, तो प्रोडक्शन बेहतर देगा, आउटपुट मेरे भाई बेहतर देगा, रिजल्ट बढ़िया देगा, है ना। सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे तो सेटिस्फैक्शन उसको मिलना चाहिए। परफॉर्मेंस जो है, देखिए अगर वो व्यक्ति जो है अंदर से टूटा हुआ रहेगा, काम करने की उसको प्रेरणा नहीं रहेगी, तो क्या होगी मेरे भाई, परफॉर्मेंस जो है वो प्रभावित होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलेंगे पॉइंट्स के साथ हम जरा चीज़ों को कवर कर लेते हैं। देखिए ह्यूमन बिहेवियर की अगर हम बात करें मेरे भाई, ध्यान रखा जाता था कि आपका मतलब जो इंसान है, जो वर्कर है, उसका क्या स्वभाव है, उसकी फीलिंग कैसी है, उसको मोटिवेट हम करेंगे। टीम के साथ वो काम कर रहा है तो उसकी भावनाओं को, है ना, हर चीज़ को समझा जाता था। टीम में हर व्यक्ति की जो है वो वैल्यू होती थी, हर लोगों का, मतलब ये न्यू क्लासिकल थ्योरी में है, होती थी नहीं, अभी भी मैनेजमेंट जो चलता है न्यू क्लासिकल थ्योरी का, उसमें क्या है, ये चीज़ें होती हैं। टीम वर्क मतलब जो टीम में काम हो रही चीज़, काम जो है वो टीम में हो रहा है। अब जब काम टीम में हो रहा है तो हर व्यक्ति वहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक है ना, सबकी जो वैल्यू है, हर व्यक्ति की मोरल वैल्यू है ना। कम्युनिकेशन, सबकी बात सुनी जाएगी, सब व्यक्ति बोल सकते हैं आपस में, है ना, सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बॉस जो फ्रेंडली अगर होता है तो एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन बॉस अगर ऑटोक्रेटिक होता है, मतलब कैसा ऑटोक्रेटिक, समझ रहे, तानाशाह टाइप होता है, तब फिर एम्प्लॉय एक दबस में काम करता है मेरे भाई। चलेंगे अब यहाँ पे समझ लेते हैं। इनसाइड में हमने लिखा है कि हैप्पी एम्प्लॉय भाई साहब बेटर परफॉर्मेंस, है ना, सैड एम्प्लॉय भाई साहब गड़बड़ परफॉर्मेंस। बात कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, सिस्टम एंड कंटीजेंसी अप्रोच क्या होते हैं। देखिए सिस्टम एंड कंटीजेंसी अप्रोच दो अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। पहले की बात करेंगे सिस्टम अप्रोच की। देखिए हिंदी में इसको कहते हैं सिर्फ प्रणाली उपागम, किसी संगठन, समस्या या प्रक्रिया को अलग अलग टुकड़ों में देखने की बजाय मेरे भाई एक ही होल रूप में देख लें, एक ही संपूर्ण रूप में अगर हम देख लें मेरे भाई, तो ये तरीका होता है एक, है ना, इन सबको एक ही साथ देखने का। क्यों होता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में मेरे भाई कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं सारे पार्ट, है ना, और एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं ये सब।
है ना, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक, लेकिन कंटीजेंसी जो अप्रोच होता है ये अलग होता है इससे। क्यों? क्योंकि पहले सुन लो, इसको हिंदी में कहते हैं सर आकस्मिकता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आकस्मिकता दृष्टिकोण इसको कहते हैं। तो आकस्मिकता दृष्टिकोण प्रबंधन का एक ऐसा सिद्धांत होता है जो ये मानता है मेरे भाई कि किसी संगठन को चलाने के लिए एक ही तरीका सर्वोत्तम नहीं होता, है ना। तरीका मेरे भाई फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बदलता रहना चाहिए। मतलब एक आकार में सब फिट नहीं हो सकते, है ना। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना वो कि वन साइज डज नॉट फिक्स ऑल, माफ करना, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, है ना। मतलब एक ही साइज में, एक ही आकार में सभी फिट नहीं हो सकते। यही सिंपल सी बात थी। अब इसको 2 से 3 लाइन में हम पूरा कंप्लीट करते हैं, चाहे एमसीक्यू वाले विद्यार्थी हो चाहे लिखित वाले हो, समझिएगा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह काम करता है जिसमें सब पार्ट जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। अब ये जो बात है वो किसके लिए है? आपने कहा सिस्टम अप्रोच वाली बात हो गई भाई। अच्छा, कंटीजेंसी अप्रोच क्या कहती है? वो कहती है कि भाई हर सिचुएशन में तरीका अलग होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं कि जो पुराने परंपरागत तरीके चले आ रहे हैं वही काम करेंगे, नहीं नहीं नहीं, है ना। अब इस दो जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं वो है आपके सिस्टम अप्रोच के, और 2 जो आप नीचे देख रहे हैं वो है आपके कंटीजेंसी अप्रोच के। दूसरा जो पार्ट है, मतलब ये 2 जो पार्ट है उसमें है इंटरकनेक्टेड पार्ट होते हैं, है ना। इनपुट आउटपुट सिस्टम इसमें होता है। अच्छा, तीसरे चौथे में क्या है भाई साहब? ये कंटीजेंसी अप्रोचेस हैं। इसमें क्या है भाई? सिचुएशन बेस्ड डिसीजन होता है। सिचुएशन बेस्ड डिसीजन का मतलब क्या है भाई साहब? फ्लेक्सिबल होता है, परिस्थिति के अनुसार ये बदलती हैं चीजें, है ना। और जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से वैसा निर्णय, समझे बात की नहीं? जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से वैसा निर्णय होगा और चीजें जो है वो बदल जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जैसे बारिश में जो है दुकानदार छाते ज्यादा रखता है, वो कहता है कि भाई लोग खरीदेंगे, लेकिन ध्यान रखना सेम रूल हर जगह काम नहीं करता, है ना। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अब बात कर रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, प्लानिंग भाई, इसका कंसेप्ट बताओ और इसका महत्व बताओ। प्लानिंग का क्या महत्व है, क्या इसका कंसेप्ट है? सुनिएगा। देखिए भाई, प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का एक बहुत ही अहम रोल होता है। कैसे होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए पहले से सोचना और उसकी तैयारी करना, है ना। प्लानिंग का यही तो मतलब होता है कि भविष्य के लिए पहले से सोच लो, डिसाइड कर लो और उसकी तैयारी कर लो मेरे भाई। यही मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी फंक्शन है, क्योंकि बाकी सब जो है उस पर डिपेंड करते हैं। करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं अब पॉइंट के साथ समझ लेते हैं तो यहां से चीजें क्लियर होंगी। देखिए, सबसे पहली चीज, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करना। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? हमें ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा कि भाई हमें काम कौन सा करना है। दूसरा, डायरेक्शन देना, ठीक है। तीसरी चीज भाई, रिस्क को कम करना, और चौथा हमारा रहेगा कि टाइम बच जाए, है ना, टाइम को बचाना। तो ये चीजें होती हैं। जैसे भाई एग्जांपल के साथ समझते हैं कि शादी का पूरा प्लान जो है पहले बना लिया जाए तो खर्च और कंफ्यूजन जो है वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। सीधे हम आपको 100 की एक बात बताएं कि बिना प्लानिंग के भाई साहब लॉस होना तय है। ठीक, उसी तरीके से जिस तरीके से मेरे भाई इस वीडियो को देखे बिना अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो फिर परसेंटेज में 4 चांद लगना फिर इम्पॉसिबल है मेरे भाई। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, फोकस के साथ, है ना, चीजों को देखते जरूर चलना। देखिए, प्लानिंग प्रोसेस प्लस टाइप्स और क्राइटेरिया, मतलब प्लानिंग की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की है और उसका क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ हम मतलब इसमें उस क्वेश्चन में समझ लेते हैं। देखिएगा, देखिए, प्लानिंग सिर्फ आइडिया नहीं है बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इस चीज को ध्यान रखना। एमसीक्यू वाले भाई साहब जो हम आपको बताते चल रहे हैं ना, हर एक पॉइंट भाई साहब, हर एक टॉपिक पर मेरी पैनी नजर है। विश्वास रखना, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जब हम सब कुछ ही इस वीडियो में पढ़ा देंगे तो बचेगा क्या, बताओ। बाकी मेरी जिम्मेदारी है एक एक बात आपके माइंड में फिट करने की। सुनिएगा, देखिए, प्लानिंग सिर्फ आइडिया नहीं है मेरे भाई, बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें पहले लक्ष्य तय होता है, फिर उसके लिए अलग अलग विकल्प सोच करके बेस्ट तरीका उसमें चुना जाता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं। जैसे आपको किसी मंजिल पर जाना है, ठीक है, आपको कहीं जाना है, तो जहां आपको जाना है भाई साहब वहां जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बेस्ट रास्ता आपको चुनना पड़ेगा कि सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है। हो सकता है कि इस रास्ते में कांटे हो, है ना, ये रास्ता मतलब सही रास्ता ना हो, है ना, इस रास्ते पर ट्रैफिक बहुत हो। तो जो बेस्ट रास्ता होगा वहां उस रास्ते से आपको जाने के लिए प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि भाई साहब कौन सा रास्ता बढ़िया है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर उसके लिए अलग विकल्प सोच करके भाई साहब सही तरीका जो है वो चुना जाता है। अच्छी प्लानिंग वही मानी जाती है मेरे भाई जो प्रैक्टिकल हो, है ना, सिचुएशन बदलने पर एडजस्ट भी वो हो जाए। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड प्लानिंग हो, आपने एक बार प्लान कर लिया चीजों का, आप उसको बदल नहीं पा रहे, है ना, सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपको बदलना चाहिए लेकिन बदल नहीं पा रहे। फैक्ट के साथ हम चीजें समझ लेते हैं। पहला रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव सेटिंग, मतलब लक्ष्य को तय करना। लक्ष्य तय करना प्लानिंग की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। दूसरा है अल्टरनेटिव बनाना, मतलब उसके ऑप्शंस बनाना कि ऐसे नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा। अगर परिस्थिति बदल गई तो भाई साहब हम जो अपनी प्लानिंग है उसको चेंज कर पाए। बहुत बढ़िया, है ना,
बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना, यही चीज़ होती है कि परिस्थिति के अनुसार चीज़ों को आप बदल दें। अब जब बहुत सारे ऑप्शंस बनाएंगे तो उसमें आपको एक बेस्ट ऑप्शन उसमें से चूज आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इंप्लीमेंटेशन करना, है ना, उसका बहुत अच्छे तरीके से उसका निष्कर्ष निकालें, बहुत अच्छे तरीके से उसका क्या करें, विश्लेषण कर लें कि कौन सी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स। तो भाई साहब शॉर्ट टर्म, है ना, प्लानिंग जो होती है आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, नेक्स्ट है आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और नेक्स्ट है आपकी पॉलिसी स्ट्रेटजी है। तो ये जो है आपके टाइप्स में आएंगे। क्राइटेरिया की बात करेंगे तो आपका क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्लस आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। एमसीक्यू वाले ध्यान रखिएगा, है ना, आपकी प्लानिंग क्लियर मतलब स्पष्ट होनी चाहिए, है ना, परिस्थिति के अनुसार बदलने वाली, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और प्रैक्टिकल हो। प्लानिंग मैंने कहा था वही अच्छी मानी जाती है जो मेरे भाई प्रैक्टिकल हो। ठीक है, चलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमाग में चल रही प्लानिंग और बाकी वो आगे जब जरूरत पड़ जाए तो वो सत्य ना हो पाए। एग्जाम्पल से समझ लो, एक स्टूडेंट सिर्फ पढ़ना है मतलब नहीं सोचता है, बल्कि सब्जेक्ट वाइज डेली मंथली प्लान बना करके पढ़ता है, तभी बेस्ट रिजल्ट आता है। तो ये प्लानिंग के साथ अगर हम सही चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, बेस्ट आउटपुट हमें मिलेगा, है ना। वैग्यू प्लान मतलब अच्छा, अगर प्लान अच्छा नहीं होगा तब फिर रिजल्ट कैसा है भाई साहब, है ना, कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, चलेंगे, देखिएगा डिसीजन मेकिंग क्या होती है भाई। डिसीजन मेकिंग को बताओ, कंसेप्ट बताओ, इसके टाइप्स बताओ, प्रोसेस बताओ। ठीक, अब इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए डिसीजन मेकिंग क्या है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कई विकल्पों में से सही ऑप्शन चुनना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, बहुत सारे जो विकल्प आपके होते हैं उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनने को दिया जाता है। जैसे आपकी ओएमआर पर परीक्षा हो रही, ठीक है, तो आपके वहां पे ऑप्शंस रहेंगे कि ए बी सी डी, है ना। अब आपको बेस्ट मतलब जो आंसर सही होगा उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। तो यही मतलब बात होती है कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं, तो आपको बेस्ट विकल्प जो है आपको चुनना पड़ेगा। बिजनेस में हर कदम पर डिसीजन आपको लेना पड़ता है और सही डिसीजन ही आपको सक्सेस दिलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगर एमसीक्यू वाले भाई बहन अगर मेरे कहेंगे कि एक वीडियो और बना दो जिसमें केवल एमसीक्यू ही करा देना, मतलब पूरी बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यू करा देना और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो हमें चाहिए मैराथन में, है ना, तब आप हमें कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। तो फिर हम आपको एग्जाम से 3-4 दिन पहले, माफ करना, हो सकता है 5-6 दिन पहले वो वीडियो हम आपको उपलब्ध करा दें। और लिखित वाले भाई बहन के लिए ये वीडियो जो है वो चल ही रही, बाकी है तो दोनों के लिए, है ना। पॉइंट जो हम बता रहे हैं, एक चीज हम आपको क्लियर करा रहे, तो एमसीक्यू और लिखित दोनों को ध्यान में रख करके इस वीडियो को हमने डिजाइन किया मेरे भाई। तो संदेह आप इस वीडियो पर ना करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप पूरा कंप्लीट देख लें, उसके बाद आप खुद कहेंगे सर मजा आ गया। ठीक है, बाकी अलग अलग जिनको चाहिए तो आप हमें एक बार कमेंट करो, हम सोचेंगे उस हिसाब से भी बनाने की चीजें। ठीक, अब सुन लो यहाँ पे प्रॉब्लम पहचान मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, है ना। लेकिन इस धोखे में मत रहना कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, आप इसको पूरा कंप्लीट वॉच करो, अच्छे से देख लो। ठीक है, जब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी तो वहां पर हम सीधा रिवीजन करेंगे, तो एक रिवीजन वीडियो आपकी रहेगी, वन लाइनर में हम डाल देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम को पहचान करना। डिसीजन मेकिंग में क्या है, प्रॉब्लम सबसे पहले आइडेंटिफाई होनी चाहिए। जैसे हम आपसे पूछ ले कि बता दो 10 चूड़ियों का दाम बताओ, आप बता दोगे? आप कहेंगे सर हम कैसे बता पाएंगे जब तक एक चूड़ी का दाम हमें पता नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरे की बात करेंगे अल्टरनेटिव तैयार करना, ठीक है, उसके विकल्प आपको तैयार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका इवैल्यूएट करना, फिर रहेगा आपका लास्ट में कि फाइनल सिलेक्शन तक आप तब जाके पहुंचते हैं। टाइप्स में हम देख लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में टाइप्स होती है। पहला तो रहेगा रूटीन यानी कि प्रोग्राम्ड, और नेक्स्ट रहेगा आपका इंपोर्टेंट है नॉन प्रोग्राम्ड। ठीक है, मतलब रूटीन में जो डिसीजन आपको लेने होते हैं वो, और नॉन प्रोग्राम्ड मतलब वो क्या होते हैं कि सडनली आपको कोई, है ना, रिस्क हैंडल करनी है, सडनली कोई आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है, वो चीजें। दुकानदार डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिकेगा, उस हिसाब से अपने पास स्टॉक रखता है जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ता है। ध्यान रखना, गलत डिसीजन क्या होगा, डायरेक्ट लॉस हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, इससे पहले हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे मेरे भाई। बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो नोट्स नहीं बना पा रहे, जिनको प्रॉब्लम है नोट्स बनाने में। मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट के अगर आप हमसे नोट्स लेते हैं तो भाई साहब उसके साथ हम आपको मैराथन वाले जो नोट्स हैं वो हम आपको ऐसे दे देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे भाई बहन ने हमसे नोट्स लिए, है ना, आप सबने जो प्यार दिखाया, और रिपीटेड आपने एक सब्जेक्ट के जिसने नोट्स लिए उसके बाद उसने क्या किया, 2-3, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स हमसे रिपीटेड मांगे। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आप सबने जो प्यार दिया। और नेक्स्ट सेमेस्टर में हम और भी इंप्रूव करेंगे चीज़ों को, और भी तगड़े नोट्स हम आपको देंगे। ठीक है,
बहुत मेहनत से हमने जो नोट्स हमने बनाए थे, और ऐसी हमें मतलब उम्मीद थी कि आप पसंद करेंगे, और आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उन नोट्स को। भाई साहब बहुत बहुत थैंक यू। और शिव जी से हम प्रार्थना करेंगे कि ये नोट्स आपके बहुत काम आए, ठीक है, और आपकी परसेंटेज चमका दें, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा देखने को आपको यहाँ से मिल जाए, ठीक है। हमने आपसे बोला था कि भाई 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में एक सब्जेक्ट के हम आपको कंप्लीट नोट्स देते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स के साथ हम क्या करेंगे, प्लस में मैराथन नोट्स भी हम आपको देते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, एक और बात थी कि भाई सभी सब्जेक्ट के अपने नोट्स अपने पास है। कौन कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और आपका बिजनेस, माफ करना, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। तो आप किसी एक सब्जेक्ट के नोट्स अगर लेते हैं तो मैराथन नोट्स आपको फ्री मिलता है। ये जो क्लास आप देख रहे हैं इसके नोट्स की हम बात कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, देखिए बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी होंगे जो नोट्स नहीं ले पा रहे होंगे, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें जिसमें हमने बिजनेसमैन पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एसेंशियल ई कॉमर्स, सब कुछ हमने पूरा कंप्लीट करा के रखा है, ठीक है। लास्ट में हम आपको जो माइनर है आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसकी भी क्लास देंगे, परेशान मत होना। तो भाई इन सब की जो चारों क्लासेस हैं आप आराम से देख लें, और प्लस ये क्लास अगर आप देख लेते हैं तो कोई बाल बांका आपका नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बस बहुत छोटी छोटी अपनी क्लास होती है, एक क्लास में हम 1 यूनिट कंप्लीट करते हैं, तो आप चाहेंगे तो आराम से 1 से 2 घंटे में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, एमबीओ मतलब मैनेजमेंट बाय जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम समझ रहे हैं। देखिए एमबीओ में क्या है, पहले क्लियर गोल्स जो हैं वो आपके तय किए जाते हैं स्पष्ट तरीके से कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव है मतलब टारगेट क्या है उसको सबसे पहले तय करना। पूरी टीम उसी गोल को अचीव करने के लिए काम करती है। इसमें मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर के टारगेट को फिक्स करते हैं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पॉइंट के साथ समझ लो, इंपोर्टेंट फैक्ट वाले पॉइंट रहेंगे यहाँ पे। देखिए क्लियर गोल्स इसमें होते हैं, पहली चीज मतलब टारगेट जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए, और एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन इसमें मस्ट है, ठीक। परफॉर्मेंस मेजरमेंट इसमें होता है, और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच इसको हम कहेंगे। किसकी बात हम कर रहे हैं? एमबीओ की। एमबीओ कैसा अप्रोच है? तो आपने कहा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपका रहेगा। चलेंगे, बहुत बढ़िया। अब एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि देखिए शोरूम में टारगेट जो है वो दिया गया कि इस महीने 100 बाइक जो है वो बेचनी है, तो पूरी टीम उसी काम को करने में मतलब इसी टारगेट को अचीव करने में पूरी जान लगा देंगे, पूरी क्षमता लगा देंगे मेरे भाई, तब जाकर के टारगेट अचीव होगा। और क्लियर गोल अगर रहेगा तो क्लियर डायरेक्शन भी आपकी रहेगी। सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन। अब यहाँ एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को हमने पूरा कंप्लीट किया है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको आपको बताना है। भाई हर टॉपिक पर मेरी पैनी नज़र है, ये मत सोच लेना कि कोई टॉपिक छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा, बस है ना मैराथन क्लास है तो थोड़ा खा पी करके आराम से बैठो, थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। कंसेप्ट आपको बताने हैं, प्रकृति और प्रोसेस सब कुछ हम कंप्लीट कर रहे हैं, सुन लो बस, है ना। कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें देने का जो हम दावा करते हैं भाई साहब, तो एक एक चीज़ आपके माइंड में फिट भी करेंगे। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि काम को इस तरह अरेंज करना कि हर व्यक्ति अपना काम और जिम्मेदारी जो है वो क्लियर हो, सबका काम क्लियर हो, सबकी जिम्मेदारी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो, सबका वर्क क्लियर हो, पहली चीज़। अच्छा, यह कन्फ्यूजन कम करेगा और इफिशियंस को बढ़ाएगा। अब किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं होगी, है ना, अपनी अथॉरिटी पता नहीं होगी, अपना काम पता नहीं होगा, सही तरीके से क्लियर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, है ना, काम में दिक्कत आएगी। तो वर्क डिवीजन होना जरूरी है, अथॉरिटी असाइंड मतलब जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी फिक्स होनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन को ये चीज़ बढ़ावा देती है मेरे भाई। चलेंगे, देखिए हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करता है, नर्स जो है वो देखभाल करती है, स्टाफ सपोर्ट करता है, तो सबके काम जो है वो सपोर्ट मतलब फिक्स है, सबकी अथॉरिटी क्लियर है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, तभी जाकर के जो सिस्टम है वो आपका स्मूथली चलता है। मतलब बिना ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा, मतलब बिना संगठन के चीज़ों में दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन होगा, चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी कि काम किसका कौन सा है। सिंपल सी बात ये है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर है। देखिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो होती है उसको आपको बताना है। देखिए अथॉरिटी मतलब होती है पावर, है ना, आपकी जो शक्तियां हैं और आपकी जो ड्यूटी हैं वो क्या क्या हैं वो आपको बतानी है, मतलब उनमें संबंध क्या क्या है वो आपको बताना है। देखिए दोनों साथ चलते हैं, आपकी पावर और आपकी ड्यूटी मतलब आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ चलते हैं। अगर किसी को काम दिया गया है तो उसे पावर भी देना जरूरी है, नहीं तो वह सही से काम नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब जरा फैक्ट के साथ समझते हैं। देखिए अथॉरिटी मतलब आदेश देने की शक्ति, है ना। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की जिम्मेदारी। नेक्स्ट है आपका कि दोनों का बैलेंस होना बेहद जरूरी है, तो इससे क्या है अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होती है। चलेंगे, अब एग्जांपल के साथ समझ लो कि स्कूल टीचर को क्लास कंट्रोल करने का पावर दिया जाता है, तभी वह डिसिप्लिन मेंटेन कर पाता है ना। पावर बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा मिसयूज हो सकता है इस चीज़ का, है ना। बिना पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिसयूज होना मेरे भाई तय है। 16 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बता दो कि क्या होता है
है ना भाई। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं ईमानदारी के साथ, और आपके सब्सक्राइब से क्या होगा, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपने अपने बीकॉम से। हम आपके 3 साल काम आएंगे, है ना, यानी कि 6 सेमेस्टर, पूरे 6 सेमेस्टर में हम आपके काम आएंगे। सभी विषय को पढ़ाते हैं, बहुत तगड़े अंदाज में पढ़ाते हैं, देसी अंदाज में। एक बार आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट कर लेना, तो जो 4 यूनिट हमने सबकी कंप्लीट कराई, तो उनको जरूर देख लेना एक आप, ठीक है। और उसके बाद ये क्लास देख करके चले जाना, कोई आपका बाल बाका नहीं करेगा। और भाई कोई पार्ट 2 पार्ट 3 हम नहीं देते, एक क्लास में 1 यूनिट कंप्लीट बहुत कम टाइम में, है ना। टाइम का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। चलेंगे, सेंट्रलाइजेशन में सारे डिसीजन टॉप लेवल पर होते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, केंद्रीकरण में कि जितने भी डिसीजन है वो टॉप लेवल पर होते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में पावर नीचे तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो दोनों का सही बैलेंस रहता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, हम बात नहीं समझ पाए। देखिए, सेंट्रलाइजेशन में जो टॉप लेवल है वो डिसीजन लेता है, मतलब जितने भी ऑफिसर वर्ग के लोग हैं, कहने का मतलब किसी कंपनी में। और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर शेयर होती है, कोई एक एम्प्लॉय भी है वो भी जो है वो डिसीजन ले सकता है। और ये मतलब पावर सबको होती है ना, पावर सब पर बटती है। और सेंट्रलाइजेशन में पावर टॉप लेवल पर होगी, सिंपल सी बात है। फास्ट वर्सेस ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, दोनों ही, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये फास्ट है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। और नेक्स्ट कहेंगे तो बैलेंस दोनों में जरूरी है। एग्जाम्पल के साथ समझ लो, बैंक में ब्रांच मैनेजर खुद लोन अप्रूव कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन से काम जो है वो फास्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, सबको जब पावर मिल जाएगी। मतलब ज़्यादा कंट्रोल स्लो सिस्टम, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जब ज़्यादा कंट्रोल होगा तो सिस्टम स्लो हो जाएगा, और जब चीज़ें सब में बढ़ जाएंगी तो सिस्टम जो है वो फास्ट हो जाएगा। डिपार्टमेंटेशन और स्ट्रक्चर क्या होती है भाई साहब, डिपार्टमेंटेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है तो काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटना जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा, जब काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटेंगे तो इससे क्या होगा, हर काम का स्पेशलाइजेशन के साथ इफिशिएंटली भी वो काम होगा, है ना। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट बन जाएंगे, जैसे क्वालिटी वाला अलग बन गया, है ना, मेंटेनेंस वाला अलग बन गया, है ना, जितने भी हैं, प्रोडक्शन वाला अलग बन गया, फाइनेंशियल वाला अकाउंट अलग बन गया। तो पैसे का लेन देन ये देख रहा है, प्रोडक्शन वाला उत्पादन कितना हो रहा है वो देख रहा है, क्वालिटी कितनी आ रही है वो देख रहा है ना, कोई दिक्कत हो रही मशीनों में तो मेंटेनेंस विभाग देख रहा है। तो सबके काम जो है अलग अलग बट गए, है ना। जब पूरा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तब की ये बातें होती हैं। बहुत बढ़िया। अब चलेंगे पॉइंट वाइज जो है चीज़ों को अब हम जरा समझ लेते हैं। देखिए, फंक्शन वाइज, है ना, और पॉइंट प्रोडक्शन वाइज जो है, इनका सबका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। फंक्शन वाइज अलग होता है, प्रोडक्शन वाइज अलग होता है, एरिया वाइज सबको अलग देखते हैं, सबका मैट्रिक स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर देखा जाता है। चलेंगे, अब एग्जांपल के साथ समझ लो। देखिए भाई, जैसे कोई सेल टीम है, ठीक है, कोई सेल्स की टीम है, एक कंपनी ने क्या किया, नॉर्थ इंडिया के लिए अलग रख दी और साउथ इंडिया के लिए अलग रख दी। अब जो लोकल वाली चीज़ें होंगी ना, है ना, मतलब लोकल डिमांड इस तरीके से बेटर हैंडल होगी। साउथ इंडिया वाली टीम अलग, सेल्स टीम जो है साउथ इंडिया के लोगों को बेटर तरीके से हैंडल करेगी, नॉर्थ इंडिया वाली नॉर्थ इंडिया की सेल टीम बेटर हैंडल करेगी। कहने का मतलब यही होगा कि अगर सही स्ट्रक्चर होगा मेरे भाई तो ग्रोथ फास्ट होगी। कैसी होगी, फास्ट ग्रोथ होगी। 18 नंबर का क्वेश्चन अब आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। डायरेक्शन मतलब दिशा को आपको समझाना है, दिशा निर्देशन को आपको समझाना है, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट आपको बतानी है और टेक्निक आपको बतानी है। सुनिएगा, देखिए, डायरेक्शन का मतलब होता है लोगों को सिर्फ काम देना नहीं होता, मतलब उन्हें सही तरीके से गाइड करना होता है ना, सही तरीके से उनको गाइड करना होता है, ठीक है। और प्लस में उनको मोटिवेट भी करना होता है ताकि अंदर से काम करने की प्रेरणा आए मेरे भाई। यह मैनेजमेंट का ह्यूमन साइड रूल है। कैसा रूल है, ह्यूमन साइड है। अब चलेंगे यहाँ पे समझ लेते हैं फैक्ट वाइज। देखिए, इंस्ट्रक्शन उनको देना, सुपरविजन देना, मोटिवेशन देना और भाई सही तरीके से उनको नेतृत्व करना। समझे कि नहीं समझे? चलेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा भाई, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है इंजीनियर वर्कर को क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाता है, तभी जाकर के बिल्डिंग बनती है। एक साथ बिल्डिंग नहीं बन सकती, है ना, बिना डायरेक्शन के भाई काम गलत हो सकता है। सिंपल सी बात यह है। 19 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा। आप बताओ, सच में जो हम दावा कर रहे हैं पूरी यूट्यूब पे दमदार कंटेंट देने का, एक एक बात बताओ आपके माइंड में फिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये मैंने जो तरीका निकाला था कि भाई क्वेश्चन हम लिखेंगे, उसको हम नीचे अच्छे से समझा देंगे और फैक्ट के साथ हम चीजें कवर कर देंगे और लास्ट में एग्जाम्पल के साथ आपके माइंड में फिट कर देंगे। बताओ ये मेरा तरीका सही है या नहीं है? इससे दोनों चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? मतलब एमसीक्यू वाले विद्यार्थियों के लिए भी प्लस आपके लिखित वाले बच्चों के लिए भी सब चीजें क्लियर हो रही ना, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही होंगी। और हर टॉपिक को हम तोड़ के रख रहे हैं। लास्ट में हम आपको भाई वन लाइनर भी दे देंगे। चलो ठीक है, वन लाइनर भी हम आपको दे देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, एक और बात बताएं, बहुत सारे भाई बहन होंगे कि वो कहेंगे कि सर हमें नोट्स नहीं चाहिए, केवल ये मैराथन वाली वीडियो चाहिए, है ना, मैराथन वाली वीडियो के नोट्स चाहिए। तो मिल जाएंगे क्या भाई साहब? मात्र इसका हम मात्र प्राइस रखते हैं 30 रुपए, ठीक है। केवल 30 रुपए में आप इसकी पूरे नोट्स हमसे ये ले सकते हैं। पूरे नोट्स का मतलब पूरी मैराथन क्लास का ये नोट्स हमसे ले सकते हैं, ठीक।
और अगर वो चाहिए तो 100 रुपये में क्या करेंगे मेरे भाई, आपको है ना एक सब्जेक्ट का नोट्स प्लस हम आपको मैराथन ही उसी में इंक्लूड करके दे देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब 19 नंबर यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन यानी कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना है, इसको समझते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सभी लोगों और डिपार्टमेंट को एक साथ जोड़कर एक ही गोल की तरफ काम करवाना। सबसे बड़ी बात यह है, समझेंगे यहाँ पे, है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको एक साथ जोड़ लें और एक ही गोल की तरफ हम काम कराएं जो हमने टारगेट फिक्स किया है। ठीक, इसलिए इस मैनेजमेंट को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट की जान कहा जाता है, आत्मा इसको हम कहेंगे। ठीक है, फैक्ट के साथ चीजें हम जब कवर कर रहे हैं तो हम समझते हैं। देखिए यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब इससे क्या होगा, संगठन से कार्य काम होगा, है ना, टीम में काम होगा, कॉन्फ्लिक्ट इससे कम होगी, है ना, इफिशियंसी यहाँ पे बढ़ेगी। चलेंगे अब जरा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा रेस्टोरेंट में कुक, है ना, वेटर और कैशियर, मतलब सीक्वेंस में अगर काम करते हैं तभी क्या होगा मेरे भाई, कस्टमर खुश होगा कि नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन अगर फेल हो जाएगा तो पूरा सिस्टम मेरे भाई फेल हो जाएगा। अब चलेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में, और चीज़ों को बनाने में फिर आप तक पहुँचाने में और एक एक बात आपके माइंड में फिट करने में। भाई साहब इस मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो ये आपकी गुरु दक्षिणा का काम करेगा। ठीक है, और YouTube पर सब कुछ फ्री है भाई साहब। हम ये नहीं कह रहे कि आप नोट्स लो ही, भाई साहब बिल्कुल मत लो। अगर आपके पास टाइम है आप अपने खुद के नोट्स बनाओ मेरे भाई। मैं खुद कहता हूँ आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो वॉर्नवीटा का काम करते हैं एग्जाम टाइम में। तो भैया खुद लिखते चले जाओ, एक कॉपी एक पेन उठा लो और लिखते चले जाओ, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको। कम्युनिकेशन जो है इसका फुल कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सही जानकारी, मतलब सही व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचाना। ये क्या है भाई साहब, कम्युनिकेशन का एक अच्छे तरीके से हम इसको मान सकते हैं कि अगर मैसेज क्लियर नहीं हुआ तो फिर पूरा काम गलत हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा रोल होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल होता है। फैक्ट के साथ समझ लेते हैं कि भाई प्रोसेस जो है, इसकी प्रोसेस ऐसी होती है कि पहले कोई बात है ना, सेंडर ने क्या किया, मैसेज लिखा और रिसीवर तक उसे पहुंचाना है। तो जब रिसीवर तक पहुंच जाएगा तो जब फीडबैक वहां पे मिल जाएगी तब जाकर के पूरी प्रोसेस या प्रक्रिया कंप्लीट होगी। टाइप्स देखेंगे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके के जो है वो आपको देखने को मिलते हैं कम्युनिकेशन। बैरियर्स इसमें क्या क्या आते हैं भाई, लैंग्वेज बैरियर का मतलब बाधा का आना, है ना भाई। भाषा संबंधी बाधा आ सकती है, कोई दूसरा व्यक्ति समझता है मराठी और आप बोल रहे हैं उसके सामने इंग्लिश, तो फिर क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये बाधा ही तो हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने बोला कुछ समझ लिया उसने कुछ, मतलब अर्थ का अनर्थ हो गया, तब फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। नेटवर्क क्या है भाई साहब, चेन, व्हील, सर्किल, ये सब क्या है, उसके नेटवर्क्स हैं। चलेंगे अब एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। देखिए बॉस बोले 50 यूनिट बनाओ, वर्कर समझे 500 बनाने हैं, भाई साहब एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी प्लस लॉस होगा, वो अलग से। कम्युनिकेशन गैप भाई साहब बिजनेस लॉस, सिंपल सी बात। अब बात कर रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन की, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मतलब बदलाव का जो प्रबंधन है, बदलाव का जो मैनेजमेंट है वो क्या है उसको बताएंगे। देखिएगा मार्केट और टेक्नोलॉजी भाई साहब बदलती रहती है और लोग क्या करते हैं, चेंजमेंट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। मार्केट और टेक्नोलॉजी क्या है भाई साहब, बदलती रहती है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ता है कि नहीं। संगठन को जो प्लानिंग है सब चीज को चेंज करना पड़ता है, लेकिन लोग क्या करते हैं मेरे भाई, बहुत जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए सही मैनेजमेंट जरूरी होता है। चलिए फैक्ट के साथ समझ लेते हैं कि देखिए कोई प्लान बनाया था उसको चेंज करना पड़ेगा, कोई प्लान नहीं बनाया तो हो सकता है उसी टाइम कोई प्लान बनाना पड़े, तो इससे रेजिस्टेंस आ जाता है। मतलब जब बदलाव होगा ना तो हो सकता है कई लोग कठिनाई का अनुभव भी करेंगे, ट्रेनिंग से ये जो है वो कम होता है, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। चलेंगे अब बात कर रहे हैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे शॉप कैश से यूपीआई पर जो है वो चीज़ें शिफ्ट हो गई, तो शुरू में जो है भाई दिक्कत हुई और बाद में जो प्रॉफिट है वो बड़ा है। तो चेंज अगर एक्सेप्ट करते हैं भाई साहब, सर्वाइव आप कर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इससे प्रॉफिट भी होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है। भाई बहुत मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, है ना। आप बताओ, पूरे यूट्यूब पर एक ऐसी क्लास हमने डाली कि जिसमें पूरा बिजनेस मैनेजमेंट एक ही क्लास में खत्म हो रहा है, एक ही क्लास में कंप्लीट हो रहा है। हर टॉपिक को मैंने यहाँ पे कंप्लीट भी किया है। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, तो ईमानदारी के साथ भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना। इस चीज़ के हम कोई पैसे नहीं ले रहे हैं आपसे, ठीक है, फ्री में हमने आपको दिया और बहुत बेहतरीन और तगड़ा दिया है भाई। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि कंट्रोलिंग क्या है, बताओ। इसका मीनिंग आपसे पूछा है, प्रोसेस आपसे पूछी गई और टेक्निक आपसे पूछी गई, बता दो जल्दी से। देखिए कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि यह देखना कि काम जो है प्लान के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरूरत पड़ने पर सुधार करना, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करना, परफॉर्मेंस जो है वो मेजर करना और उसको फिर कंपेयर करना, लास्ट में अगर कोई दिक्कत हो रही तो उसको सुधार करना, उसमें करेक्शन करना। जैसे भैया टेक्निक के देखे जाए तो बजट है, ऑडिट है, एग्जाम्पल के साथ समझ लो। देखिएगा
भाई सेल टारगेट था 100, हुआ 70, तो रीजन चेक किया हमने तो देखा भाई दिक्कत हो गई, तो फिर स्ट्रेटजी हम चेंज कर देंगे, है ना। कंट्रोल नहीं तो लॉस फिक्स नहीं, ठीक है। चलेंगे, अब 23 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, मोटिवेशन। अब इसको जरा समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट थ्योरी को हम समझते हैं। देखिए, मोटिवेशन का मतलब होता है कि लोगों के अंदर काम करने की इच्छा को पैदा करना। जब एम्प्लॉय मोटिवेट होता है तब उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। भाई साहब ध्यान रखना, इस वीडियो को अकेले नहीं देखना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो 4 यूनिट हमने आपको पढ़ाई थी उन 4 यूनिट को आपको देखना है, प्लस इस मैराथन क्लास को देखना है। भाई साहब कोई अगर आपका बाल बांका कर जाए तो आप कमेंट कर देना, मैं चैनल बंद कर दूंगा, विश्वास रखना बस भाई पर, ठीक है। और दोनों के लिए हमने क्लासेस बनाई हैं, लिखित वाले बच्चों के लिए अलग क्लास बनाई हमने, है ना, मतलब लिखित वाली क्लासेस बनाई जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग हमने डाले, और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम वाली बच्चों के लिए हमने अलग क्लास बनाई जिसमें हमने एमसीक्यू रखा, प्लस तगड़ी हमने उसमें वो एक्सप्लेनेशन रखी, प्लस हमने एग्जाम्पल रखा। तो बहुत तगड़ी चीज़ें हमने कराई हैं, ठीक है। अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आराम से चाहो तो आप देख लो, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, मैस्लो नीड की यहाँ पे बात हो रही, हर्जबर्ग जो फैक्टर्स हैं उनकी बात होगी, फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात होगी, नॉन फाइनेंशियल जैसे रिस्पेक्ट है, प्रमोशन है, तो ये सब चीज़ों की जो बात होती है मेरे भाई, ये सब क्या है भाई साहब, कहीं ना कहीं मोटिवेशन की तरफ आपको लेकर के जाएंगे। 2 वर्कर, एक को सिर्फ सैलरी और दूसरे को सैलरी प्लस रिस्पेक्ट, आप बताओ कौन अच्छा काम करेगा? तो आपने बोला सर दूसरा ही तो अच्छा काम करेगा, है ना, सैलरी के साथ रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं आप, ठीक है। तो इतनी सी तो बात है, रिस्पेक्ट ही तो देनी है आपको केवल, है ना, इतने में काम अच्छे से होने लगेगा। तो ये क्या है, अंदर से मोटिवेट करेगा एम्प्लॉय को, काम करने की इच्छा उसके अंदर पैदा कर देगा। मोटिवेटेड एम्प्लॉय भाई साहब हाई प्रोडक्टिविटी, सीधा सीधा अर्थ ये समझ लो आप। बात कर रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, लीडरशिप प्लस लिंकर्ड सिस्टम, मतलब लीडरशिप सिस्टम क्या है और लिंकर्ड सिस्टम क्या है, समझिएगा। देखिए लीडरशिप सिस्टम को हम सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए लीडरशिप का मतलब होता है कि लोगों को इंस्पायर करके उनसे गोल अचीव कराना, मतलब उनके अंदर प्रेरणा डालना, साथ में इस तरह से मोटिवेशन दे करके कि भाई काम करने की इच्छा खुद से हो जाए। मतलब अच्छा जो लीडर होता है वो टीम को मोटिवेट करता है और सही डायरेक्शन देता है, सही दिशा निर्देश उसको देता है, ठीक है। अब लिंकर्ड सिस्टम समझ लो, लिंकर्ड सिस्टम क्या है। देखिए 1960 की बात है भाई साहब, 1960 के दशक में जो है लिंकर्ड द्वारा, है ना, ये 4 प्रबंधन प्रणालियां विकसित की गई। अब आप कहेंगे सर 4 प्रबंधन प्रणालियां की ये कौन सी बात कर दी? पहली तो रहेगी आपकी शोषणकारी, दूसरी रहेगी आपकी परोपकारी, है ना, दूसरा कौन है आपका परोपकारी आपकी रहेगी, तीसरे की बात करेंगे परामर्शकारी, और चौथी रहेगी आपके सहभागी समूह। मतलब सहभागी समूह क्या होती है, इससे समूह के सदस्यों के साथ निर्णय जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ जरा पॉइंट के साथ समझ लेते हैं, देखिएगा। देखिए ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रैन और लिंकर्ड। अब ऑटोक्रेटिक मतलब कभी कभी हो सकता है लीडर आपको तानाशाह लग जाए, है ना, जिसमें आपकी लिंकर्ड वाली पहले हमने आपको बताई थी शोषणकारी सत्तावादी, है ना। दूसरा रहेगा डेमोक्रेटिक मतलब परोपकारी सत्तावादी, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक वाली बातें, है ना, सबके हितों के का इसमें ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, कई बारी आपको तानाशाह लग सकता है, क्यों लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि मैनेजमेंट नया बना रहा हो, बदलाव आपको देखने को मिल रहा हो, तब की चीज़ें हैं। फ्री राइन मतलब इसमें स्वतंत्रता वगैरह दी जाती है, परामर्शकारी, है ना, बहुत अच्छे से। अब लिंकर्ड के जो 4 सिस्टम है वो मैंने आपको बताई दी है। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक लीडर टीम से राय लेकर के क्या करेगा, डिसीजन लेता है। एम्प्लॉय जिम्मेदारी लेते हैं, मतलब वो समझते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी है ना, अपनी अथॉरिटी समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इससे क्या होगा, अपने का मेरे भाई परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड थ्योरी में हम समझ लेते हैं कि लीडर जो है वो अगर स्ट्रांग होगा तो टीम स्ट्रांग होगी ऑटोमेटिकली, ये बात होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आपने पूरी मैराथन क्लास को कंप्लीट किया है, एक एक बात हमने आपके माइंड में फिट की है। बिजनेस मैनेजमेंट की जो हम आपसे कह रहे थे कि 4 यूनिट हमने पढ़ाई हैं, एक क्लास में 1 यूनिट मेरे भाई हम कंप्लीट करते हैं, है ना, एक वीडियो में 1 यूनिट सब कुछ कंप्लीट करेंगे, है ना। आप ये क्लास देख लेंगे तो आपको कहीं से इस यूनिट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सिलेबस दे दें तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाना, वहाँ हम आपको सिलेबस भी सेंड कर देंगे, ठीक। अगर नोट्स किसी मेरे भाई बहन को चाहिए जो नहीं बना पा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बस सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप बना पा रहे तो अपने नोट्स खुद बना लो, ठीक है। अगर आप नहीं बना पा रहे तब आप हमसे व्हाट्सएप पे नोट्स हमसे कह सकते हैं नोट्स के लिए, 92 36 32 63 96, है ना, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 2 को आप पढ़ लेना, है ना, जो लिखित वाले भाई बहन है मेरे, उनके लिए देखो हमने ये क्लास रखी थी, है ना, तो लिखित वाले भाई बहन के लिए भी रखी थी, और जो हमारे भाई बहन कैसे हैं जिनका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है उनके लिए भी हमने बहुत तगड़ी तगड़ी क्लास बना रखी है। तो प्लेलिस्ट मेरे भाई एक बार जरूर विजिट कर लेना। तो केवल ऐसा नहीं कि हम बिजनेस मैनेजमेंट ही आपको पढ़ा रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, दोनों टाइप की क्लासेस हैं,
इसमें भी हमने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद बेहतरीन एक्सप्लेनेशन प्लस तगड़े एग्जाम्पल सबके साथ वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो 4 यूनिट इसमें भी हम पढ़ा चुके हैं। बाकी अगर आपका एग्जाम जो है वो लिखित बेस्ड है तो उसके लिए भी भाई साहब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सब कुछ हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी वाले भाई बहन हमारे ऐसे होंगे जिनमें बहुत सारी यूनिट होंगी, बहुत सारे आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर्स हैं। भाई परेशान ना होना, सब चैप्टर्स सब कुछ इन्हीं 4 यूनिट में समाहित है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिलेबस दिखा दिया है और हम आपको लास्ट में भी सिलेबस लगा देंगे ताकि आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख पाएं। और ध्यान रखना, इस वीडियो को अकेले देख करके एग्जाम में नहीं जाना, मैं बार बार कह रहा हूं। वो 4 यूनिट देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्लेलिस्ट आप चेक कर लो, प्लस मैराथन देख करके चले जाओ, आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बाकी जो हमारे एमसीक्यू वाले भाई बहन हैं उनके लिए हम एक बल्लाइनर वाली क्लास जरूर देंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसको भी बहुत तगड़े तरीके से हमने एमसीक्यू बेस्ड बहुत तगड़े तरीके से हमने पढ़ाया है ना। और बहुत जल्द जो है आपकी हम लिखित वाली भी क्लास आपको देंगे बिजनेस मैनेजमेंट की, माफ करना बिजनेस इकोनॉमिक्स की। ठीक है, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमसीक्यू वाले तो हम सब कुछ कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, लिखित की केवल 2 बची हैं, कौन कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स प्लस एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। लेकिन भाई ये ना सोचना कि आपकी ये क्लास आई नहीं होंगी, अगर आप तक ये वीडियो बाद में पहुंचा होगा तब तक हो सकता है सारी क्लास आ चुकी हो। तो एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट आप विजिट जरूर कर लेना। और आपका माइनर अगर आपका ये है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, तो इसकी भी क्लास अपने परिवार MS7 पर आपको जरूर मिलेगी, प्लस मैराथन मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, तो भाई जो नोट्स लेते हैं, तो चलो एक और बात हम आपको बताएं, नोट्स लेते हैं भाई, जो भी नोट्स लेगा तो इसको एक मैराथन है ना, नोट्स 4 यूनिट के नोट्स प्लस मैराथन प्लस आपको ये माइनर, ठीक है, इसके नोट्स फ्री में ऐसे दे देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और एक बार और हम आप सबको थैंक यू कहना चाहेंगे कि आप सबने जो नोट्स लिए भाई साहब, बहुत प्यार दिया है ना, आप सबने बोला कि बहुत अच्छे नोट्स हैं भाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप बताओ जल्दी कि क्लास आपको लगी कैसी है, नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की देखना चाहेंगे, और एक और बात बता देना कि मैराथन आप किस सब्जेक्ट की देखना चाहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे भाई।